नमस्कार। अ नमस्ते। निशांत के जी के बारे में मैं बता दूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इनसे बात करके ज़ूम पे। ये उम, काफ़ी कर्मठ युवा वो कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने वृक्षारोपण के संबंध में काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं पूरे भारत में। अ, ये बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो हम आइए, ये मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इनको अपने साथ पाके, और आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे कि क्या-क्या कर रहे हैं। तो निशांत, ज़रा बताइए कि क्या हो रहा है आजकल? आजकल क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? बहुत लोग जो आपको नहीं जानते हैं ठीक से, वो तो अपने बारे में थोड़ा बताइए। आपने जैसे कि कहाँ से पढ़ाई की, और इस क्षेत्र में कैसे इंटरेस्ट आया? मैं ये जो अभी आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने शिक्षा-दीक्षा कहाँ से आपने ग्रहण की? हाँ, नमस्ते आप सभी को जो भी इस माध्यम से जुड़ रहे हैं इस कार्य के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हम अपने आस-पास के बारे में सोचते हैं, अपने गाँव और परिवेश के बारे में सोचते हैं और मैं अपने बारे में बताने के पहले एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरी गाँव की शिक्षा इस स्तर का है कि मैं इतने दूर होने के बावजूद भी मैं अपनी मजबूरियों और अपने खेत खलिहान को समझता हूँ। और मैं गाता हूँ कि मेरा बचपन वो स्कूल वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल लहकते बाग महकते फूलों मेरे खेत मेरा खलिहान मैं सबको ढूँढ रहा हूँ। तो मेरा ग्राम अमामा हुआ, अमामा गाँव के ही रहने वाले हैं, जो नवादा जिला में बिहार के नवादा जिला में एक अमामा गाँव है, जो कि बहुत बड़ी गाँव है रजौली के बगल में। और इस गाँव की एक अलग भौगोलिक जो स्थिति है, वो एक अलग तरह का है। इस गाँव में आपको हर तरह के लोग दिखेंगे और सामाजिक स्तर पे जो लोगों के लिए एक मैसेज जो मिलता है, पूरी अगर मगध की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली विलेज मीन्स ओनली रिलेटेड टू नवादा डिस्ट्रिक्ट। आप पूरी मगध प्रमंडल की जब बात करते हैं, तो अमामा गाँव की एक अलग भूमिका है, उसका एक अलग सामाजिक संवेदना है, हर तरह के समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं। मेरा ताल्लुक है कि मैं ग्राम अमामा से हूँ और मेरी पढ़ाई जो प्रारंभिक जो पढ़ाई होती है, बेसिक एजुकेशन, वो अमामा के हाई स्कूल से ही रहा है और 12th तक की पढ़ाई मेरी मौथरासनी में हुई है, जो कि रजौली में है। और वहाँ से पढ़ने के बाद 2011 में समथिंग हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे जो डीम्ड यूनिवर्सिटी थे। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे में मेरा एडमिशन हो गया, यशवंतराव मोहिते कॉलेज पुणे। और वहाँ जब गाँव से पुणे जाकर पढ़ाई करना और एक हिंदी मीडियम से आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बावजूद पुणे जैसे शहर में डायरेक्ट रजौली के मथुरासनी कॉलेज से जाना होता है। और उस समय मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू भी हो गया था, पर मुझे लगा कि हम गाँव में रहे हैं और हमेशा सिनेमा देखते थे, हमेशा नई-नई चीज़ें टीवी पे देखते थे, दूरदर्शन के लोगों से जुड़े थे। हमें लगा कि मुझे एक फ़िल्म इंस्टीट्यूट भी है पुणे में, तो पुणे जाना चाहिए। और उसके बाद मैं वहाँ कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो बीकॉम के लिए यशवंतराव मोहिते कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ाई किया। उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात गांधीनगर है, वहाँ फिर जर्मन स्टडीज़ की पढ़ाई की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई रहा और उसके बाद हम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में मास्टर किए और अभी उसके साथ ऑर्गनाइज़ेशंस पे काम कर रहे हैं, जो कि 2016 में धरती फाउंडेशन एज़ ए नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन रजिस्ट्रेशन दिल्ली से हुआ है और मैं उस समय ग्रेजुएशन में था जब इस ऑर्गनाइजेशन को रजिस्टर्ड किया था और उस समय बहुत डिफिकल्ट थी सारी चीज़ें कि आप ग्रेजुएट पढ़ रहे हैं और 8 स्टेट्स के मेंबर होते हैं इस नेशनल ऑर्गनाइजेशन में। तो मेरी कोशिश रहती थी क्योंकि हम इस बात को कहते थे कि मेरे गाँव की माटी इतनी मजबूत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और पांडिचेरी जैसे शहर में पांडिचेरी जैसे जगह में बहुत सारे प्रोग्राम किए, हिंदी का बोलती जो है पूरी तरह से हावी किए और लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी मैम के साथ भी मिलकर बहुत सारे काम करने का मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें एक मतलब इस
जो कहा जाता है कि गाँव से आप जब आगे बढ़ते हैं तो तमाम चीज़ें आपके सामने होते हैं और बहुत सारी चैलेंज होती है, क्योंकि जो बच्चे बिशप में पढ़ के आए हैं, जो बच्चे बड़े-बड़े स्कूल में रहते हैं, उनके साथ आपका कॉम्पिटिशन होता है। मगर तब भी अगर आप कोशिश करते हैं तो हरिवंश राय बच्चन बहुत अच्छे से एक बात को लिखते हैं कि मंजिलें ना मिले ये तो मुकद्दर की बातें हैं, पर हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो मेरी जो गाँव है वो मुझे कोशिश करना सिखाया है, मेरी जो मुझे गाँव है वो आगे बढ़ना सिखाया है। और मेरी यही है बेसिक एजुकेशन, और अभी और कोशिश कर रहा हूँ, अध्ययन और अध्यात्म ये दोनों चीज़ से पूरी जीवन जुड़ के रहना है, ये मेरा प्रयास है। और आगे जो भी हम बातें करेंगे आपके साथ, आपकी अनुसार बातें करेंगे, जिस पहलू पे आप हमसे बातें करेंगे, हम उस पे अपने ध्यान को अग्रसर करेंगे और उस पे विचार करेंगे। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता था कि आप घूमने वगैरह गए थे। अब मैं तुरंत आऊँगा अपने अगले सवाल पे कि फिर ये आपको आप वृक्षारोपण में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा या इसका इसमें जो रुझान कैसे आया और कब आया? हाँ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम अपने गाँव में रहते थे, बचपन में जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि हम ये चीज़ बहुत अच्छे से लिखते हैं कि माँ का गोद और घर की आँगन, दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द नॉलेज। हम बहुत सारे विश्वविद्यालय में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, हम बहुत कुछ वहाँ सीखते नहीं हैं। क्योंकि जो हम घर की कल्चर में जो सीखते हैं, घर के आंगन में जो सीखते हैं, अपने ग्रामीण परिवेश में जो सीखते हैं, अपने सामाजिक सोशलाइज़ेशन प्रोसेस से जो चीज़ सीखते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ मैं अपने गाँव से सीखा हूँ कि जब मैं ब बचपन में हम लोग जब पिकनिक करना होता था तो बगीचे में जाते थे। ये बहुत बेसिक चीज़ है। जब किसी तरह का जो है आम का सीज़न हो या जामुन का सीज़न हो, उस समय क्या होता है कि गर्मी की छुट्टी में सारे लोग जो गाँव के बच्चे और जो गाँव के बाहर जो बच्चे रहते थे, वो भी छुट्टी में आते थे। तो वो क्या होता है, वो पूरी जो गर्मी का समय होता है, वो पूरी तरह से पर्यावरण सम्मेलन होता है बच्चों का। डोल पत्ता खेलना या आम पे तोड़ कर लाना या चढ़ कर पेड़ पे जामुन खाना, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत करीब जोड़ता है। और उसके बाद फिर बरसात का मौसम आता है जिससे आपकी धान को रोपते हैं लोग, तो फिर आपको पूरी तरह से आप जुड़ जाते हैं। धूप होता है तो आप आम की छाँव पे आ जाते हैं। तो वास्तविकता यही है, यहीं से शुरुआत होती है कि आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। आप बच्चा रहते हैं, आपको पता नहीं, फिर हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, पेड़ के नीचे छाया होता है। अच्छा, पेड़ से हम दतमन तोड़ के ले जा सकते हैं। अच्छा, घर में हमन है तो पेड़ से लकड़ी काट के ले जाते हैं। अच्छा, सबको कुछ अंगूरा खाना है तो आम का तोड़ के ले जाते हैं। तो दैट्स द रीज़न, और यही बेसिक चीज़ है, यहीं से हम हर चीज़ सीखते हैं, जो कि बहुत बेसिक है और यही चीज़ हमको सिखाता है आगे बढ़ना। तो ये प्रेरणा हम अपनी गाँवों से मिला है और इसके कारण हम आज काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे गाँव में बगीचे थे और बहुत सारे बगीचे कट गए। तो वो भी दुःख होता है और उसपे भी हमने गाया है कि आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना, आज़ादी कहाँ मुझे अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगता है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, कलियों के सेज पे भँवरे को मंडराना, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना। वो कामनी सी सूरत, वो मोहनी सी मूरत, जिसके लिए था ये दिल आशिकाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। तो वही मेरा गाँव ही रहा है प्रेरणा। और उसके बाद जब हम बाहरी दुनिया में जब निकले, पढ़ाई किए, चीज़ों को समझे, तो मुझे लगा कि पूरी विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है पर्यावरण। चाहे आप जल की समझ, क्योंकि जिस चीज़ को हम मैन मेड कभी सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी आदमी खुद पानी नहीं बना सकता, आदमी खुद हवा नहीं बना सकता। तो उसपे कायम करना, उसकी स्थिति को बचाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम जिस डायलॉग में बात कर रहे हैं, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, आज यूनाइटेड नेशन यूएनईपी इसको अडॉप्ट किया है कि रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। हम पहले पेड़ को कटाई किए और बाद में उसी पे ध्यान लगा रहे हैं कि कैसे हम रिस्टोर करें ताकि हमारा जीवन बचे। ये विश्वव्यापी समस्याएं हैं, मगर इसकी जो प्रेरणा का जो प्रथम बिंदु है, वो तो माँ का गोद और घर का आंगन और उसके बाद गांव का परिवेश, फिर उसके बाद देश आता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आती है। मगर जहां तक की प्रेरणा की बात है तो वही मेरा धनार्जय नदी है, वही मेरा गाँव है और वही हमारा बगीचा है जहाँ से हमें प्रेरणा मिली।
तो आपने जो अपनी संस्था स्थापित की उसका नाम है धरती फाउंडेशन। ये कब आपने कहाँ से पौंडीचेरी से शुरू किया था? ये संस्था जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे, उस समय पौंडीचेरी में थे और थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में थे, इंटीग्रेटेड कोर्स था मेरा 5 इयर्स का। जी, तो उसी समय बहुत सारे हमारे सीनियर थे, उनसे भी बातें करते थे और उन्होंने कोऑपरेट किया और उसके बाद 2016 में 12 मई को, इसी मंथ में 12 मई को एज़ ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम दिल्ली आकर रजिस्टर्ड किए 2016 में। और उसके बाद अमामा सबसे पहली जो नेशनल प्रोग्राम हुआ, वो मेरा गाँव अमामा में हुआ। जहाँ पे हमने ग्रामीण विकास को लेकर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस किया और उस कॉन्फ्रेंस में उगांडा के लोग आए, उस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लोग आए, उस कॉन्फ्रेंस में आर्मेनिया और रसिया के डेलीगेट्स आए। तो अपने गाँव में और वही संगत और तालाब के सामने ही बहुत अच्छे तरीके से उसका प्रोग्राम हुआ, जिसमें कि बहुत सारे लोग आए और गाँव के भी सारे अतिथिगण रहे, जो हमारे गाँव के जो मूल्यवान व्यक्ति थे, वो भी थे। तो पहला जो प्रोग्राम हमने किया, एस्टेब्लिशमेंट तो पौंडीचेरी में रहकर दिल्ली से रजिस्टर्ड कराया, मगर जो पहली प्रोग्राम हुई वो हम अपने गाँव में किए और उसके बाद हमने पूरी बिहार 1000 किलोमीटर साइकिल यात्रा किया। उसका भी शुरुआत ग्राम अमामा से किया और उस साइकिल को गांधी म्यूजियम मोतिहारी में डॉट किया गया। इनसाइड म्यूजियम वो साइकिल लगा हुआ है, जहां ग्राम अमामा, जिला नवादा, पोस्ट बंसगोपाल, सारा डिटेल्स के साथ वो साइकिल को म्यूजियम के अंदर रखा गया। अगर हमारे गांव या जिला के जो भी लोग जाएंगे वो देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं तो हमें भी कॉल भी करते हैं कि अच्छा आप ही हैं, तो बात भी मैं करता हूँ कभी कभी। तो ये चीजें हैं जो है, हर चीज का हम शुरुआत जो है प्रारंभिक बिंदु अपने गांव को रखते हैं। और मेरी गाँव मेरा मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ कि अपने गाँव के लिए जब जीवन का समर्पण इस भारतीय इतिहास के लिए, इस भारतीय गरिमा के लिए, विश्वव्यापी समस्याएँ के लिए, तो मैं अपने गाँव को भी उस स्तर पे रखता हूँ कि मैं कुछ भी करूँ, तो अपने गाँव को लेकर ज़रूर कुछ काम करूँ। जी। तो ये बड़ा मज़ेदार बात है कि आपने साइकिल यात्रा की। ये सब करने के आपके पास कोई टीम थी जो सहयोग कर रही थी या जो गाइड कर रही थी इन सब के लिए? उनके बारे में बताएँ कि वो कौन लोग? इसमें एक चीज़ तो बोला जा सकता है कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन का एक फंडामेंटलिज़्म होता है, जिसके अंदर 10-8 सदस्य होते हैं, तो वही लोग कोऑपरेट करते हैं। बाकी मूल रूप से इस यात्रा में हम दोनों भाई ही थे और दिसंबर का माह था। नवंबर में हम लोग नवंबर लास्ट में दिसंबर माह था और उस समय दिसंबर माह में समथिंग निकले थे और जनवरी 26 डेज़ का ये यात्रा था। मगर जब आप साइकिल यात्रा करते हैं, पूरी ठंड का समय होता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि लोग आपके साथ चलेंगे। तो लास्ट में जब अंतिम पड़ाव में आया, तो हम दोनों भाई, मैं और मेरा छोटा भाई रुद्र प्रताप, वो दोनों भाई मिलकर इस यात्रा को पूरा किए और इसीलिए मतलब बहुत मुश्किल होता है कि आपके घर में आपके माँ है, पिता हैं, परिवार हैं, वो आपको साइकिल लेकर निकलने नहीं देंगे, क्योंकि आप ठंड के टाइम है और 4 बजे सुबह कहाँ सोना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, किससे मिलना है, कहाँ रहेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं। और घर का दिक्कत ये था कि 2 ही भाई थे और दोनों भाई साइकिल यात्रा पे थे। तो समय बहुत मुश्किल होता है, मगर हमने हर चीज़ को हैंडल किया और इस यात्रा को प्रारंभ किया। 26 दिन की यात्रा में तमाम जगह पे रहे, 200 से ऊपर गाँवों का विज़िट किया और किसानों के साथ बहुत सारे चौपाल भी किए। इसका थीम था मेरा वर्षा जल संग्रह अभियान। छोटे-छोटे जलाशय को बचाना है, वर्षा के पानी को संरक्षित रखना है, जिससे हम कृषि के उपयोग के लिए इसे आगे ला सके, कृषि जो जीवन है उसको सुचारू रूप से चला सके। इसी को लेकर इस अभियान को हम शुरू किए थे और बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत सारी जगह पे बातें हुई और इसी अभियान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद हमने जाकर भारत नदी अभियान की शुरुआत किया। क्योंकि जब हमने देखा कि नहरों में पानी नहीं है, तालाब, जलाशय छोटे-छोटे सूख रहे हैं, कुओं में पानी दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर हमें लगा कि इसका प्राइमरी क्या है, तब फिर हमने जाकर भारत नदी अभियान की शुरुआत किया और इसकी प्रेरणा यहीं से आती है। जब 1000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करने के उपरांत जब सारे क्षेत्र सुखाड़मुक्त क्षेत्रीय दिखते हैं, तब लगता है कि काम आखिर कहाँ करना चाहिए और फिर उसके बाद हमने भारत नदी अभियान के तहत 500 करोड़ पेड़ लगाने का अभियान का नींव को रखा। कुछ साइकिल यात्रा के बारे में बताइए कि कैसा था वो साइकिल यात्रा जो
आप कहाँ रुकते थे? हाँ, साइकिल आप यात्रा के समय जब हम अलग-अलग शहर में, जैसे कि नवादा है या गया है या मुज़फ्फरपुर है, पटना है, जहानाबाद है, ऐसे तमाम शहर आए, बक्सर, इस सारे क्षेत्र में जब हम गए हैं, तो हर तरह के लोग थे। और बिहार में एक चीज़ है कि रीजनल लेवल पे आपको उस तरह से कोऑपरेशन नहीं मिलता, और ये वास्तविकता है। क्योंकि हम बिहार में सिर्फ़ और सिर्फ़ कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड चीज़ों पे बँटे हुए हैं। और ये चीज़ कहीं न कहीं राजनीतिक में तो सफलता है, मगर सामाजिक स्तर और विकास में ये विफलता का स्वरूप है। हम राजनीतिक में भले किसी कास्ट को फ़ोकस करके सत्ता को हासिल कर सकते हैं, मगर जहाँ तक विकास की बात आती है, तो उसमें हम विफल रहे, मतलब विफल रहे, कभी उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। तो वो चीज़ हमें देखने को मिला। जब भी हम यात्रा कर रहे थे, तो कोई लोग समझ रहे थे कोई पॉलिटिकल एफ़िलिएशन है क्या? किसी पार्टी का है क्या? मतलब लोगों को ये सोच नहीं था कि कोई भी मतलब बंदा या कोई भी युवा इस अभियान को लेकर कार्य करेगा, जो कि साइकिल से लेकर पूरी बिहार का भ्रमण करेगा और किसानों के बारे में सोचेगा, गाँव के बारे में सोचेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा-सा विश्वास बना, मगर मैंने ये भी कोशिश किया कि जिस शहर में गए वहाँ पे यूथ से बात किए, साइकिल रोक कर, जैसे ही पटना है, तो पटना का मौर्या लुक सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने मौर्या लुक में शाम को 2 से 3 घंटा एनवायरमेंटल टॉक रखा, जो यूथ थे उनसे बात कर रहे थे, उनसे विचार कर रहे थे। और बहुत सारे वीडियोज़ भी हमने अपडेट किया कि यूथ का क्या कहना है और किस तरह यूथ को समझना चाहिए। उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ा, क्योंकि बाद में उसको लोग समझे, और बहुत खुशी की बात हुई कि उस यात्रा के बाद जन जीवन हरियाली जैसी एक कॉन्सेप्ट बिहार में आता है, और ह्यूज लेवल पे उसका प्लांटेशंस होता है उसके अंतर्गत, जो कि बहुत अच्छी पहल है, खासकर बिहार सरकार की, जिससे कि पर्यावरण के क्षेत्र में। तो उस यात्रा के बाद ही यही कॉन्सेप्ट आता है। और उसके पहले जब नीतीश कुमार जब मोतिहारी म्यूजियम जाते हैं, तो उस साइकिल को देख कर कहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक प्रतीक है, मगर वो जो इतिहास को बनाने वाला है, उससे मिलने का प्रयास वो नहीं करते हैं। वो व्यक्ति अभी जिंदा है, वो इतिहास में लुप्त नहीं हो गया। तो ये लीडरशिप क्वालिटी है हमारे स्टेट क्राफ्ट का, तो ये थोड़ा-सा दुखद है। अ, उस 1000 किलोमीटर के दौरान कितने दिनों में खत्म हुआ था? कि 26 26 दिन तक 26 यात्रा हमने किया। 26 दिन में कुछ ऐसा कुछ याद है आपको कि बहुत कुछ ज़्यादा कहीं किसी दिन बहुत परेशानी आई या हाँ, किसी ऐसा दिन बहुत अच्छा रहा, ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन होता संस्मरण? था कि बिहार में कभी-कभी कोई क्षेत्र ऐसा होता था, जो लोगों का कहना था कि आप नदी नहीं पार कीजिए, अच्छा, आप रोड पे नहीं जाइए, इधर लोग लूट लेते हैं। मगर हमें लगा कि हम खुद भिखारी हैं, हमें कौन लूटेगा? तो हम कभी डरे नहीं, और 26 दिन के उपरांत हमें ना तो कभी बुखार लगा, ना कभी हम बीमार पड़े, और ना किसी तरह का तकलीफ हमें हुआ। हम खाना-पीना पूरी तरह से जोश के साथ काम किए, किसी तरह का हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब हम काम करने में, और हम साइकिल यात्रा प्रारंभ किए, हर जगह लोगों से मिलते रहे, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आता रहा, जिससे कि ऊर्जा मिलती रही। बीच-बीच में बहुत सारे लोग रोक कर सेल्फी लेते थे, कुछ लोग खाने के लिए इनवाइट करते थे, पर मैं ये सब चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करता था। मैं अपने तरीके से खाने-पीने की जो व्यवस्था थी, और जो मेरे मित्र थे, सारे जगह, जैसे मुज़फ्फरपुर है या पटना है, गया है, जहानाबाद है, सारे जगह कोई ना कोई कलीग्स होते थे, उनके टच में आकर हम लोग विश्राम करते थे, और उसके बाद यात्रा को प्रारंभ करते थे। तो इस तरह से हमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आई, बशर्ते कहीं-कहीं थोड़ा-थोड़ा रात हो जाती थी, जैसे 11 बजे रात को हम साइकिल ठंड में चला रहे हैं, और वो नेशनल हाईवे है, या वो फिर मुज़फ्फरपुर से मोतिहारी का रूट है, तो वो थोड़ा-सा तकलीफ देता था, क्योंकि ठंड लगती थी और पूरा ये जलने लगता था, जलन टाइप का थोड़ा-सा फ़ील होता था। मगर उसके बावजूद हम लोगों ने इस यात्रा को पूरा किया, और कहीं ज़्यादा कुछ उस तरह से तकलीफ़ें नहीं आई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपको नदी अभियान आपने भारत नदी अभियान शुरू की के भी एक चलाया है। इसके बारे में कुछ बताइए, नदी हाँ, भारत नदी अभियान की शुरुआत हम लोग ने पिछले साल ही किया था, क्योंकि जो भारत है वो बेसिकली नदियों से घिरा हुआ है। आप जब देखेंगे कि मानव जीवन का जो सबसे जो मूल मंत्र है, और मानवीय जीवन जिस पे टिका हुआ है, वो नदी ही है। और इसीलिए भारत में नदी को माँ माना गया है, क्योंकि माँ का मतलब क्या है? जो जन्म देती है। तो उसी तरह हमारा नदी है। आज हम भारत में जो सबसे बड़ी नदी के रूप में देखते हैं, वो गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी को देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी है,
और नदियों के बीच हमारी चेतना होना चाहिए, क्योंकि नदी से सब चीज है। तो इसलिए हम लोग भारत नदी अभियान को लेकर कार्य किए। खासकर गंगा रिवर जो है, जो भारत के 33% एग्रीकल्चर इरिगेशन को प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर इरिगेशन, एंड दिस इज द और फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी सोर्स है रिवर गंगा। तो और गंगा रिवर तो ठीक है, ये नेशनलाइज है, लोग बहुत लोग जानते हैं, मगर मेरा इसीलिए जो मुद्दा रहा है वो भारत नदी अभियान रहा है कि छोटी छोटी जो नदियां हैं, जो नदियां गांव को जोड़ता है, जो नदियां गांव के कृषि को जोड़ता है, जो नदियां बड़ी नदियों से टूटकर छोटी छोटी नदियां बड़ा, उसकी लुप्तीकरण हो रही है। क्योंकि उसको हम एज ए रिचुअल, एज ए रिलीजियस पर्पज से नहीं जान रहे हैं, तो उसके बारे में ना तो हमारी नजरिया बदली और ना ही सरकार की नजरिया बदली है। इसलिए मेरा मानना था कि जब हम भारत नदी अभियान को लेकर काम करेंगे तो हमारा सकरी रिवर के लिए भी हम सोचेंगे, हम धनार्जय नदी के लिए भी सोचेंगे, हम छोटे छोटे नदी के लिए भी सोचेंगे। तो इसलिए भारत नदी अभियान को हम लोग ने इसको, इस डायलॉग को रखा, ताकि इस कैंपेन के थ्रू हम पूरी भारतवर्ष में काम कर सके। और खास मुद्दा ये था कि नदियां जो है समाप्ति के छोर पे है। आप देखेंगे वो तो ये पूरी नदियां में नाला को लोग बहा रहे हैं। पटना में मेरा इंटरव्यू था और उसमें भी मैंने कहा था कि पटना के लोगों को, अपने बच्चे को बताना चाहिए कि नदी की क्या भूमिका है, नदी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है नदी, वो बच्चे को पढ़ाएं और बच्चे को समझाएं। मगर वहां के लोग एक तरफ डेवलपमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ जितनी नालियां हैं वो सारे गंगा में डायरेक्ट फ्लो हो रही है। तो जब तक हम नदी को नहीं बचाएंगे तो जो वाटर का सोर्सेस है वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। आप अभी देख सकते हैं कि चेन्नई कैप टाउन बन गया, और अगर 2030 तक अगर हम इसको इस पे लेकर काम नहीं किए तो 40% जो मल्टी सिटी है उसमें ड्रिंकिंग वाटर स्कार्सिटी आ जाएगा। जैसे कि आप अभी दिल्ली में, और दिल्ली में जो यमुना रिवर है, वो यमुना रिवर अपना फ्लो ही खो दिया है। जो पंचामृत समझ के वृंदावन में आप पीते हैं, वो दिल्ली का मलमूत्र है, उसे आप पंचामृत समझ के वृंदावन में पी रहे हैं। वो अलग बात है कि आपका रिचुअल इंटरेस्ट है, बट दैट इज द फैक्ट। गवर्नमेंट भी इस बात को जान रही है, मिनिस्ट्री ऑफ जल मंत्रालय भी इस बात को जान रही है कि जो यमुना का सही जो फ्लो है, वो फ्लो ब्लॉक हो जाता है दिल्ली के पहले, और दिल्ली से स्टार्ट होता है दिल्ली का मलमूत्र, जितने सारे जो चीजें हैं वो सीधे यमुना रिवर में आते हैं, और हम लोग वृंदावन में राधे राधे करके उस पंचामृत मलमूत्र को पीते हैं। तो ये सिचुएशन है अभी करंट सिनारियो में। लोग बड़ी बड़ी बातें रखते हैं मगर हकीकत पे काम करना बहुत मुश्किल हो गया, और जब तक हम नदी को नहीं बचाएंगे तब तक मानवीय जीवन को नहीं बचा पाएंगे। अब कहना यह है कि नदी क्यों, क्योंकि नदी से जंगल है, नदी से जीवन है और नदी से जमीन है। अगर हम नदी को बेहतरीन रखेंगे तो पहाड़ की सुंदरता, आप देखते होंगे कि नदी के बगल में जंगल जंगल घना होता है, और नदी भी अपनी धारा को प्रभावित रखती है, एकदम निर्जल धारा। उसके बगल में आप अगल बगल देखेंगे झील है, पहाड़ है, जिससे कि पानी आती है, नदी में पानी चली जाती। ये पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस है। जो जंगल में जानवर रहते हैं वो खुशहाल रहते हैं, जो पानी में जानवर रहते हैं वो भी खुशहाल रहते हैं, सारी चीज उनको मिल जाता है। जो पहाड़ पे रहते हैं वो भी खुशहाल रहते हैं। ये सारी जो क्लाइमेट है वो सिस्टमेटिक चलता है। मगर हमने उसके बीच इतना हस्तक्षेप कर दिया कि सारी जो प्राकृतिक संपदा थी वो विलुप्तीकरण के छोर पे आ गई है। इसलिए भारत की जो तमाम नदियां हैं उस पे कार्य करना है। जैसे कि सदगुरु ने कावेरी कॉलिंग को लेकर काम किया, जो आप देख सकते हैं। कावेरी कॉलिंग बहुत बड़े इश्यूज है, 242 करोड़ ट्री प्लांटेशन ड्राइव को कावेरी कॉलिंग पे चल रहे, काम कर रहे हैं। इसलिए हम अब ये, मेरा ये भी मानना था कि मेरी एज बहुत कम है, मात्र 26 ईयर्स के हम हैं, तो हमें लगता है कि हमें मिशन को अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जिसको हम पूरा कर सके। तो मेरा उद्देश्य तो है कि 500 करोड़ पेड़ लगाने के अभियान का हम 50 साल का टारगेट रखें, मगर जैसे पब्लिक का अगर सपोर्ट बढ़ा तो मैं इसे 30 इयर्स और 25 इयर्स में भी पूरा कर सकता हूं। तो इस सारी पहलुओं के बीच, क्योंकि जब भारतीय जनमानस, एक बहुत अच्छी हम बात कहते हैं कि तेज धूप में नंगे पांव वो भी रेगिस्तान में, मेरे जैसे ना जाने कितने हैं हिंदुस्तान में, साचा पाला बड़े जतन से इनको पोसा, फसल कटी तो 7 महाजन उतरे भी खलियान में, सदा रहा 63 का नाता बिरहा और मचान में, हमको जीना तुमको जीना यही सोचता रहता हूं बैठा कन्यादान में। तो जो आज किसान की स्थिति है वो विलुप्तीकरण के छोर पे है, और भारतीय किसान मौसम के साथ जुआ का खेल खेलता है। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। गॉड मैजिक इरिगेशन सिस्टम पे हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसलिए हम पानी का सुचारू रूप से इसका प्रबंध करें। और ये संभव है क्योंकि आज के जो जनरेशन है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं गांव पे, खेत पे, खलिहान पे, पर्यावरण पे, जिसका कारण है कि आज हम मरने के कगार पे हैं।
ये हमारा 3 जनरेशन जो है, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे और जो जंगल है, ये हमारे परदादा जी ने इस पे ध्यान दिया। हमारे दादा भी इस पे काम नहीं किए हैं, हमारे पिता भी इस पे काम नहीं किए, और जो हमारे भाई बंधु हैं वो भी इस पे काम नहीं किए रहे। अगर आप 70 साल लगातार किसी चीज का दोहन करते हैं तो वास्तविकता आज आपके सामने है। वो आज कोविड या अलग तरह की चीजें, लिवर इन्फेक्शन, तमाम डिजीज, कैंसर, तमाम चीजें आपको देखने को मिल रही है। बस इसका एक ही उपाय है कि आप पर्यावरण के पहल पे कार्य कीजिए, पानी की जो समस्या है उस पे कार्य कीजिए, किसान को जो है ऑर्गेनिक जो होता है, जो जिस तरह हम अपने तरीके से जो पारंपरिक तरीके थे जो भारत के कृषि का, उसको हम फॉलो करें, तब हम इन सारी चीजों से निपटारा पा सकते हैं। एक चीज समझना चाहता हूँ मैं निशांत की, जैसे कि धनार्जय नदी है, अब वो विलुप्त है या बरसाती नदी हो गई है, तो उसको कैसे आप और जिंदा कर सकते हैं, कैसे आप उसको हाँ, पुनर्जीवित कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि धनार्जय नदी, आप जिस बात कर रहे हैं, आपको काफी इसके बारे में पता भी है, क्योंकि आप उसी क्षेत्र से हैं। धनार्जय नदी कभी मतलब उसमें हमेशा पानी रहता था, उस नदी में हमेशा पानी दिखती थी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि नदी क्यों सूख रही है? क्योंकि वो झारखंड का पूरा वन क्षेत्र से आता है धनार्जय नदी। तो उसमें प्रॉब्लम ये हुआ क्योंकि बहुत सारी जो रूट है उसको हम कन्वर्ट कर दिए। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, क्योंकि जब जंगलों का विनाश होना शुरू होगा, माइंस को आप बढ़ावा देंगे और हस्तक्षेप करेंगे आप जंगलों को, तो इन सारी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा। जो पहाड़ से जो छोटी छोटी झरने आती थी, वो उसका समावेश पूर्व डायरेक्ट वे में था नदी से, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। वो सबसे बड़ी इशूज है। दूसरी इशूज है कि अगर हमें लग रहा है कि पानी की यहाँ इशूज आ रहा है, हमें छोटे बड़े नदियों से जोड़कर छोटे छोटे लेवल पे चेक डैम भी बना सकते हैं। चेक डैम से हम नदी में फ्लो कर सकते हैं। जब नदी में पानी की कमी आए तो चेक डैम से हम उसको फ्लो करें, मगर उन सारी चीजों को हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुत साधारण चीज है, हमें पानी की दिक्कतें नहीं है। हम पूरी पृथ्वी पे 75% हिस्सा में पानी है। पटवन के लिए जो पानी चाहिए वो कभी इश्यूज ही नहीं है, मगर हम लोगों ने कभी इस पे काम नहीं किया। जो एक प्राकृतिक की जो अपनी जो एक धारा थी, उसी धारा पे हम विश्वास किए, मगर प्राकृतिक तब भी चीजों को सही तरीके से रखती जब हम इसके बीच हस्तक्षेप नहीं करते। हमने बहुत सारी पहलुओं पे कार्य किया, क्योंकि इसके बीच हमने कहीं कहीं पहाड़ को तोड़ दिया, छोटे छोटे पहाड़ को उसको क्रेशर कंक्रीट बना दिया, बहुत सारे जंगलों को हटा दिया, वहां पे जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन लगा दिए। तो उसके कारण बहुत सारी जो चीजें हैं, जो रूट थी नदियां का, वो टूट गई। क्योंकि नदी का रूट क्या था, या तो नदी बहुत बड़े नदी से कनेक्ट होता था, या सागर से कहीं कनेक्ट होते थे, या फिर जो जंगल के जो छोटे छोटे पहाड़ थे उस पे जो बरसात की पानी आती थी उससे नदी का फ्लो होता था। तो इन रूट्स में जो प्रॉब्लम्स आए, जिसके कारण आज हमें इन सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। मगर अगर धनार्जय नदी और छोटी छोटी नदी का बात करते हैं, अगर इसको फोर्सफुली कार्य किया जाए तो फिर हम उसी रूप में इसे हासिल कर सकेंगे। क्योंकि जो मेट्रोलॉजिकल डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो बताता है कि बरसात जो है वो उसी वे में हो रही, उसमें कमी नहीं है। तो कमी कहाँ है कि हम सिस्टमैटिक वे में काम नहीं कर रहे हैं, हम रूट को कोलैप्स कर दिए, उसी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम ऐसे गांव के जो युवा हैं, जो लोग जो सामाजिक इस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, वो अगर कुछ बीड़ा उठाना चाहें उस नदी को और रिवाइव करने के लिए, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, या आप उनको क्या करना बोलना है? पेड़ लगाना चाहिए किनारे किनारे, वृक्षारोपण करना चाहिए, या क्या? हाँ, सबसे जो बड़ी बात है, क्योंकि जब हम गांव की बात करते हैं तो आज के समकालीन स्थिति और इसके पहले जब हम पास्ट में देखते हैं, तो जब गांव में स्कूल नहीं थी, जब गांव में खेलने का मैदान नहीं था, लोग उतने शिक्षित नहीं थे, उस समय उन्होंने स्कूल बना दिया। हर एक आदमी आकर चपाड़ लेकर कोड़ कर उसको लाप लगाकर मीठा चूना जो भी हुआ, जो भी व्यवस्था थी, उसने स्कूल बना दी कि दैट पर्सन इज नॉट एजुकेटेड बट एवरीबॉडी इज ए विजनरी। वो वो बहुत शिक्षित नहीं थे पर देश को आजाद कर दिया। बिल्कुल। भारत वही है, भारत गांवों का देश है। और जिस समय शिक्षा उस स्तर पे नहीं था,
उस समय विश्वविद्यालय और विद्यालय की स्थापना उन्होंने कर दिया। छोटे-छोटे लेवल पे इकट्ठा करके, धन इकट्ठा कर कर अपने ज़मीन को दान देकर स्कूल को बना दिया, कॉलेज को बना दिया, गाँव के चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगा दिए, बहुत बड़े-बड़े बगीचे बना दिए। मगर आज जो है एक मायने को समझना होगा कि आज जो हमारे एज के जो यूथ हैं, वो बेसिकली काम करना चाहते हैं या नाम करना चाहते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम काम करते हैं तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि जो हमें क्या करना है, हमें अगर अपने गाँव के लिए कोई चीज़ों के बारे में सोचना है, तो सबसे पहले हम कि जो गाँव का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि आज हमारे गाँव में पेड़ की बहुत कटाई हो गई और हमें पेड़ लगाना चाहिए। आज हमारे गाँव में इतने बड़े-बड़े पोखर हैं, पोखर सूख रहे हैं, उसमें पानी रहना चाहिए। इन सारी मुद्दों पे काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पे लोगों को आगे आकर सोचना चाहिए। जो भी यूथ या युवा हमारे गाँव से या किसी भी गाँव के या जिला स्तर पे कहीं भी कार्य करना चाहते हैं, तो उनको आप सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। जिस रूप से हो तो छोटे-छोटे स्तर पे भी उनको सहयोग कीजिए ताकि वो काम को कर सके। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो पूरी जीवन को छोड़कर कार्य करेंगे। क्योंकि आप जब देखेंगे तो 99% वही लोग हैं जो लोग सब चीज़ को रखते हुए अपनी जो व्यवस्था है उसके साथ समाज में काम करते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी युवा हो या कोई भी व्यक्ति विशेष हो जो खुलकर काम करना चाहता है समाज के बारे में, तो उसे पूर्ण रूपेण सहयोग करना चाहिए। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो। ये 3 क्षेत्र जो है, जो ग्रामीण परिवेश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सड़क और बिजली अब ये बातें नहीं रही है, ये सारी चीज़ें गाँव में पहुँच गई है। यातायात, सड़क और बिजली, ये तीनों चीज़ें हैं। अभी का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण व्यवस्था जिसको बोलते हैं, जो कृषि अगर सुचारू रूप से हो गया, एलाइड सेक्टर है, जो कृषि से जुड़ा हुआ सेक्टर पशुपालन हो गया और उसके अलावा जो है, वो है पर्यावरण, जिसमें हम जल की भी बात कर सकते हैं, जिसमें हम वृक्ष की बात कर सकते हैं। तो इन सारी पहलुओं पे गाँव में कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। इसमें हम हाँ, नदी अभियान एक काफ़ी बड़ा विषय है, जिस पे हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी अपने वृक्षारोपण संबंधी जो कार्यक्रम चल रहा है आपका, आप बहुत कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी और अभी बहुत कुछ करने वाले हैं, उसके संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। अब भारत नदी अभियान को लेकर आप जानना चाहते हैं? वृक्षारोपण मैं देखता हूँ कि आप वृक्षारोपण पे जो काम हो रहा है आपका, नदी अभियान हाँ, हाँ। तो अभी जैसे कि मैं खासकर अमामा गाँव को लेकर वृक्षारोपण के लिए जब पिछले बार हमने बात किया था, तो अमामा मोड़ से अमामा गाँव समथिंग 2.5 किलोमीटर है। और इसको लेकर हम लोगों ने पूरी तरह से एक मैप डेवलप किया था, जिससे कि हमें कितना पेड़ लगाना और किस तरह का पेड़ लगाना है। इसको लेकर हम लोग सोच रहे थे, मगर ड्यू टू लॉकडाउन लगातार 1.5 साल से ये चीज़ें चल रही है, जिसके कारण हम लोग इस दिशा में काम को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो बहुत मुश्किल होता है। मगर अगर इस बार चीज़ें अगर ठीक होती है, तो हम लोग प्लांटेशन ड्राइव को करेंगे। अभी एक बहुत अच्छी पहल पे हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें है सीड्स बैंक। सीड्स बैंक्स में है कि पूरी बनारस में जो मैंगो सीड्स हैं, मैंगो जो आम खाते हैं, हम हर घर हमारे लिए एक बॉक्स रहेगा और उस बॉक्स में आम खाने के बाद उस गुठली को उस बॉक्स में डाल देंगे। हमारे कोऑर्डिनेटर उसको रिसीव करेंगे और उससे हम लोग 1 लाख आम का पेड़ का सैपलिंग इस साल रेडी करेंगे। वो सैपलिंग का 1000 पेड़ हम अपने गाँव अमामा के लिए आम का पेड़ दे सकते हैं। जो आम का पेड़ आपका लंगड़ा रहेगा, जो आम का पेड़ आपका दशहरी रहेगा और जो आम का पेड़ आपका नर्सरी ये अमरपाली रहेगा। ये 3 तरह के आम के पेड़ 1000 पेड़ हम अपने गाँव को देंगे, जहाँ पे अच्छे सामूहिक रूप से आम के पेड़ को लगाया जाए, ताकि जो बच्चे हैं, वो बच्चे खुलेआम भी जब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जब पिछले बार आपसे बातें हुई थी, तो एक चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से उस चीज़ को आज नहीं समझते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तो हैं ही, इसको अलग करके और इसके बारे में नहीं सोचना गलत चीज़ है। गरीब हैं, जो कि ₹100 केजी आम नहीं खा सकते हैं, ये फैक्ट है और इसको मानना पड़ेगा। तो उन बच्चों के लिए अगर कहीं आम के 100, 200, 400 पेड़ अगर गाँव में लग जाते हैं,
अगर 500 पेड़ आम का लग जाता है, तो उन बच्चों के लिए एक माध्यम मिल जाएगा कि वो अपना देखेंगे, खाएँगे, पिएँगे। हर बच्चे एक-एक पेड़ अडॉप्ट करके अपना घर में खाएगा, पिएगा और उससे पूरी तरह वो तंदुरुस्त रहेगा। वो चाहे आँवला का पेड़ हो, चाहे जामुन का पेड़ हो, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे अमरूद का पेड़ हो। और मुझे लगता है कि इस दिशा में जितना ज़्यादा ग्रामीण परिवेश में फलदार वृक्ष लगाना चाहिए, जिसका दोनों फायदा होगा। वो आम भी खाएँगे और जब फल देता है तो लगाव भी वृक्ष से ज़्यादा होता है। उसमें अगर चूना लगाना हो तो उसके पहले सब प्रीपर्ड रहेंगे। उसमें पानी देना हो तो उसके पहले सब प्रीपर्ड रहेंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि इस तरह की पहल अपने गाँव में लेकर करना चाहिए। और इसके लिए कुछ नहीं, हर व्यक्ति जो है नॉर्मली एक नॉर्मल प्राइस है 100, 200, 500, 1000 जो भी हो, या हमारे गाँव में जो भी अपना जन्म दिवस मनाता है, वो एक पेड़ को एडॉप्ट करे। एक बिल्कुल। नई कॉन्सेप्ट को लाएँ कि जिसका जो बर्थडे है या अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करता है या खुद अपना बर्थडे बनाता है या मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, तो उस पहल पे आप एक वृक्ष को एडॉप्ट करें, जो कि आप जिस पहल पे काम कर रहे हैं उसी संस्था के तहत एक पेड़ को आप एडॉप्ट करें और आपके नाम से उस पेड़ को एडॉप्ट किया जाएगा और सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, वो पूरी ऑथेंटिक वे में। तो इस पहल के साथ हम बहुत ही आराम से अपने गाँव में पूरी बगीचा को लगाने में कामयाब हैं और फिर से अमामा को हम मधुबन बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर, जैसे हम हैं, बाहर रहते हैं, आप हैं, बाहर रहते हैं, बहुत सारे ब अलग-अलग प्रोफ़ेशन हैं, बहुत जी, प्रोफ़ेसर हैं, साइंटिस्ट हैं। हमारे गाँव से अलग-अलग जगह पे लोग डीआरडीओ में रोबोटिक मिसाइल पे काम कर रहे हैं। तो गाँव में एक से एक लोग हैं, इसलिए हमें मानना है कि अगर सबको जोड़ने का माध्यम हो, तो यही माध्यम हो सकता है। सामाजिक स्तर पे ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको जो सामाजिक स्तर से हटकर बात करेंगे, तो सारे लोगों का जब पॉलिटिकल वे में डिफरेंट आइडियोलॉजी है, तो मुझे लगता है कि सामाजिक स्तर पे भी हमें बात करना चाहिए और सामाजिकता को लेकर ग्रामीण विकास पे एक पहल की ज़रूरत है और उससे हम काम करें। बिल्कुल। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें लगी, जो आपने बताया कि एक तो ये इसमें आपको कोई बहुत कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ये वृक्षारोपण का। और दूसरी भी बात है कि ये 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 इतना ज़्यादा पौष्टिक आहार देगा बच्चों को, जिसके लिए सरकार इतना खर्च कर रही है। ये ऑलरेडी आपको फ्री मिलेगा। आपके जो वृक्ष हैं वो आपको फ्री में देंगे ये सुविधा है। तो इतना इससे फ़ायदा हो सकता है अगले जनरेशन को, उन्हें पेड़ पे चढ़ना सीखना आ जाएगा। आजकल के बच्चे को एक बात हो रही है कि कोई पेड़ पे चढ़ता ही नहीं है, पेड़ पे चढ़ना ही नहीं जानता। तो वो एक बचपन फिर से लौट आएगा जो एक ज़माने में हुआ करता था। इसमें आगे चलते हैं। बड़ा ये विषय पे भी हम लोग और बाकी लोगों को भी साथ में लेंगे और उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं अपने अमामा के साथ से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप इस यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े रहें, अपने कमेंट डालते रहें, ताकि हम उस हिसाब से हम डिस्कशन और प्रोग्राम बनाते रहें। अ, निशांत, आगे चलते हैं। अ, आपको कविता में भी काफ़ी रुचि है, वो कैसे हुआ? कविता बेसिकली ये चीज़ें जब हम अध्ययन करते थे तो लिटरेचर भी हमें पढ़ना होता था। और जब हम लिटरेचर पढ़ रहे थे तो बहुत सारी चीज़ों को लिखना स्टार्ट किए। और ये मतलब ये चीज़ें हैं कि आप जब किसी चीज़ पे लगातार कार्य करते हैं, तो उस चीज़ आपके अंदर आ जाता है। और मैंने फिर कविता लिखना स्टार्ट किया, मैंने यूथ पे कविता लिखा, मैंने प्रेम पे कविता लिखा और मैं हर स्तर पे, ये नहीं कि मैं सिर्फ़ प्रेम प्रसंग पे कविता लिखता हूँ, मैं वीर रस का भी कविता लिखता हूँ। और मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया और फिर बहुत सारी कविताएँ लिखे। चेन्नई साहित्य अकेडमी जैसे-जैसे जगह पे जाकर और ज साहित्य लिटरेचर का जो बहुत बड़े लिटरेचर फेस्ट होते हैं, वहाँ पे गेस्ट भी गए हैं। अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ लिटरेचर फेस्ट में कीनोट स्पीकर थे। तो ये चीज़ें ब आने लगी और पता नहीं, ये इसीलिए कहते हैं कि हमारा गाँव बहुत कुछ दिया है, गाँव की मिट्टी बहुत कुछ दिया है। और इसी कारण जब आपके गाँव के परिवेश बहुत सटीक रहता है, गाँव के लोग बहुत अच्छे स्तर पे रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो आपके बाई बर्थ होते हैं। तो उसी तरह है कि जिस परिवेश में हम पले हैं, जिस चीज़ को देखे हैं, वो चाहे होली हो, वो चाहे दशहरा हो, वो चाहे काली पूजा हो, इतना समावेश है अमामा गाँव का कि आपको हर चीज़ सिखा देता है। और आप कोशिश करना चाहिए कि आपको सीखना क्या है।
तो वो चीज़ हमें अपने गाँव ने सिखाया है और इसके कारण आज कविता भी कोशिश करते हैं, लिखने का कोशिश करते हैं, उसको गाने का, इसलिए कविताओं के भी मंच पे हैं। बहुत बढ़िया। कोई एक कविता हो जाए, कोई एक कविता गाँव के लोगों के लिए सुना दीजिए। एक कविता गाँव के लोग से के लिए एक था कि बूढ़ा खेत जोतता है, बूढ़ा खेत जोतता है, 80 के उमरिया में, जेठ के दुपहरिया में, गन्ना के कियरिया में, बूढ़ा खेत जोतता है। और घर में जवान बेटा बहू लेट सोता है, बूढ़ा खेत जोतता है, बूढ़ा खेत जोतता है, 80 के उमरिया में, जेठ के दुपहरिया में, गन्ना के कियरिया में, बूढ़ा खेत जोतता है। बूढ़ा जब खेत से घर को लौटता है, बेटे को समझाने का अक्सर प्रयास करता है, वो मानता नहीं है, बाप पे बिगड़ता है, लड़ता है, झगड़ता है, फिर टूट पड़ता है, बूढ़ा खेत जोतता है, बूढ़ा खेत जोतता है, 80 के उमरिया में, जेठ के दुपहरिया में, गन्ना के कियरिया में, बूढ़ा खेत जोतता है। बूढ़े की उम्र भी अब बढ़ती जा रही है, बूढ़े की उम्र भी अब बढ़ती जा रही है, उत्तराधिकारी से उसको डर लग रहा है, बूढ़ा खेत जोतता है, बूढ़ा खेत जोतता है, 80 के उमरिया में, जेठ के दुपहरिया में, गन्ना के कियरिया में, बूढ़ा खेत जोतता है। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। एक और सवाल जाते-जाते ये पूछना चाहूँगा कि आपके कई लोग आपको मिले होंगे बचपन में, तो कुछ हाँ। यादें, कुछ ऐसे कुछ लोग थे जिनसे आपको काफ़ी प्रेरणा मिली? कुछ ऐसे लोग बचपन में गाँव में जैसे कि हम 2-4 जो व्यक्ति हैं, एक तो जो मेरे दादाजी थे, जो मतलब बहुत कम 4-5 साल का ही मैं था तो वो डेथ कर गए। इनके लिए उनका ज़्यादा कुछ मतलब वो जब मार्केट जाते थे, साथ लेकर जाते थे। उसके बाद कुछ लोग रहे हैं जैसे कि जब हम मार्केट में जाते थे या मिलते थे, तो वहाँ पे कुछ जैसे कि सुदर्शन शर्मा मुकुल हैं, ऑल इंडिया रेडियो में थे। बासदेव बाबू थे, ये सब जैसे लोग थे। मुनीश मुकुल थे। एक परमात्मा ये क्या नाम था? साधु शरण सिंह थे। साधु शरण सिंह थे। ऐसे एक लाइब्रेरी में रहते हैं वो रामविलास दादाजी हैं। रामविलास हाँ, रामविलास सिंह हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको देखकर ही हम लोग सीखे हैं और जो एक सबसे जो ज़्यादा मतलब जो चीज़ें सीखने को मिली है, एक बार अमामा पुस्तकालय में एक प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छे स्तर पे और उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, उस समय पूरी पुलिस आई थी, गन पीछे रखे हुए और बहुत छोटे थे। तो उस फंक्शन्स का भी इम्पैक्ट पड़ा है, उस फंक्शन को जब हम लोग देखे थे तो बहुत चीज़ रियलाइज़ कर रहे थे। बहुत लोगों को अवार्ड मिल रहा था, बहुत लोगों को रिकॉग्निशन मिल रहा था और उस प्रोग्राम में हम बहुत सारे लोग बच्चा थे तो पहचान नहीं पाते थे और हम दूर से ही उसको देख रहे थे। तो ये सब सारी चीज़ें रहा है और पूरी जनमानस रहा है, अपना घर रहा है। मेरे घर में भी वो चाहे पापा हों, चाहे मम्मी हों, मैं चाहे एक अंकल बात हो, कहना सारे चाहूँगा, सामाजिक वो लेवल पे रहे हैं। एक वो जो आप पुस्तकालय में जो प्रोग्राम हुआ था, वो शायद आप 2000 में हुआ था, सन 2000। हाँ, हाँ, शायद। हाँ, हाँ। 2000 में इसलिए क्योंकि वो मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, उस प्रोग्राम को करवाने में। और मुझे याद है उसके कुछ फ़ोटो हैं मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊँगा अभी तुरंत इसी पे, हुँ, तो आपको याद हो जाएगा शायद। उसके हुँ, हुँ, कई फ़ोटोग्राफ हैं, अब वो हम बाद में भी शेयर कर लेंगे कभी, उससे हुँ। तो अच्छा, तो आप उस समय बहुत छोटे थे क्योंकि उस समय भी मुझे याद है कि उस समय कवि सम्मेलन हुआ था 2 दिनों का, हाँ, 2 दिन हुँ। गया मगही था। भाषा में लोग हाँ, हाँ, वो काफ़ी काफ़ी लोग आए थे कवि सम्मेलन में, तो वो बड़ा मुझे उसका उस काफ़ी अच्छी तरह से याद है वो वाला। तो देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें कितनी प्रेरणा देती हैं, हमें नहीं पता था कि वो किसको प्रेरणा देंगी, लेकिन लेकिन आपको वो पसंद आया और बहुत लोगों को, तो ये सब इसी से पता चलता है कि ये सब कार्यक्रम होना कितना आवश्यक है। ये उस समय का एक ये फ़ोटो है, जो मैं अभी यहाँ पे दिखाऊँगा, ये है, देखिए ये फ़ोटो है, उसी सम्मेलन। हाँ, इसी तरह का जो प्रोग्राम हाँ, ये यही मैंने प्रोग्राम। इंस्टाग्राम पे देखा था कुछ फ़ोटोग्राफ। जी हाँ, जी हाँ। तो ये बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक बात और बताएँ, अभी अपने गाँव में बहुत युवा हैं, जो आजकल पढ़ रहे हैं,
बहुत लोग आपको अभी देखेंगे तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मानना है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ग्रुप से भी जब मेरी डिस्कशन होती है, हम चीज़ों को देखते हैं। मुझे मानना है कि हम अपने गाँव के लोग एक साथ जुड़ के रहें, किसी चीज़ पे मतभेद ना करें क्योंकि हमारी सोच सत्ता पाना नहीं है, मैं खुल के बात करता हूँ। क्योंकि हम लोग को एक साथ जुड़कर जो कंट्रीब्यूशन हो सके, उसको देना चाहिए और एक माध्यम होना चाहिए जहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूशन दे सकें और एक माध्यम ये भी होना चाहिए जहाँ पे लोग काम कर सके गाँव में। तो ये 2 चैनल को कनेक्ट करना इम्पोर्टेंट है और हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है दुष्यंत की एक बहुत अच्छी कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये था कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर शहर में हर गली हर लहराते हर हाथ हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में शही आग हो लेकिन कहीं आग जलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे गाँव को अब यही करने की ज़रूरत है। आप हमें एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना है, जहाँ पे हम डोनेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट है और एक प्लेटफ़ॉर्म वो होना चाहिए जो गाँव में काम कर सके। ये दोनों चीज़ ज़रूरी है और मैं सबसे बड़ी बात आप लोग के बीच रखूँगा, वो ये रखना चाहता हूँ कि आप मंथली सब्सक्रिप्शंस कर दीजिए हम लोग को, मगर जो बाज़ार में जिस तरह से जो कचरे की सफाई होती थी, उसकी शुरुआत सबसे प्रथम किया जाए। उसके लिए जो भी होता है, हम लोग हर स्तर पे उसके लिए खर्च करने के लिए रेडी हैं। अगर 20-30 लोग ही ग्रुप में हैं या जो लोग हैं, तो उसको पूरी तरह से उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि उस कार्य को हमने आगे बढ़ाया था और लोगों का सहयोग नहीं रहना, आपके द्वारा उसको किया गया था, बीच में हमने भी स्टार्ट किया, मगर फिर उसको गाँव उसी मार्केट के लोग ₹1 ₹2 नहीं दे पाए थे। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, उसको फिर से हम लोग स्टार्ट करके एक नई आयाम से जोड़ें और फिर बहुत सारा करें। वो एक अच्छा माध्यम रहेगा। जी, जी, बहुत अच्छा। हुँ, बहुत सारी बातें करनी है, समय कम है, लेकिन हम लोग एक यूट्यूब का एक प्लेटफ़ॉर्म बना है, उसको हम हुँ, लोग आगे बढ़ाएँगे, इसके माध्यम से बहुत लोग आएँगे और हम कभी-कभी चर्चा जारी रखेंगे कई लोगों का, हुँ, ताकि हमें विचारों का हुँ, आदान-प्रदान हो, लोग एक-दूसरे को जानें। तो हुँ, हुँ, मैं आग्रह करूँगा जो को यूट्यूब पे देखेंगे कि आप लोग आगे आइए, आप लोग भी अपना योगदान दीजिए, कमेंट्स दीजिए और ताकि हम लोग, जैसा कि निशांत ने कहा कि कुछ तो करना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए और बहुत कुछ बदलने को है, बहुत कुछ करने को है। हम हर टॉपिक पे निशांत हम ये जो आपका टॉपिक है भारत नदी अभियान, भारत और जो अमावा का वृक्षारोपण कार्यक्रम जो आपने बहुत बढ़िया दिया है, उस पे एक विशेष कार्यक्रम रखेंगे और केवल उसी पे डिस्कस करेंगे। आज तो शुरुआत थी, तो हमारा हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। हम नए लोगों को भी हुँ। बुलाएँगे और आप अ, चल ये सिलसिला जारी चलिए रहेगा आगे नमस्ते। भी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप अपना समय देने के लिए और अरे! नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद।